नमस्कार, राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कांग्रेस को अपने ही वर्षों पुराने दफ्तर से बेदखल होने की नौबत आ गई है। जिस 24 अकबर रोड को कभी सत्ता का प्रतीक माना जाता था, जहां से सोनिया गांधी और राहुल गांधी की राजनीति की दिशा तय होती थी, उसी ऐतिहासिक पते यानी कि 24 अकबर रोड को अब खाली करने का फाइनल नोटिस थमा दिया गया है। साथ ही 5 रायसेना रोड भी इस बेदखली की चपेट में है। सरकारी स्टेट विभाग का साफ आदेश है कि परिसर को जल्द से जल्द खाली करो। दोनों परिसरों को खाली करने की आखिरी तारीख 28 मार्च तय की गई है। इस नोटिस से कांग्रेस के भीतर घबराहट चरम पर है। कानूनी विकल्प तलाशे जा रहे हैं। सरकार से मोहलत मांगने की कोशिश हो रही है। तो क्या कुछ चल रहा है कांग्रेस के अंदर? इस बेदखली के नोटिस से कैसे मचा है कांग्रेस में तूफान, आपको बताएंगे। साथ ही सरकार ने आज मिडिल ईस्ट की कठिन स्थिति को लेकर एक महत्वपूर्ण सर्वदलीय बैठक बुलाई, पर इस बैठक से राहुल गांधी ने क्यों बनाई दूरी, इस पर भी चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब तो कांग्रेस पार्टी को बेदखली का फाइनल नोटिस भी जारी किया जा चुका है। क्या कुछ चल रहा है इस नोटिस से कांग्रेस के अंदर, और कांग्रेस का अगला कदम अब क्या होगा? देखिए, कांग्रेस के अंदर एक ही बात चल रही है कि नेहरू गांधी परिवार ने जिस तरीके से ये पूरे लुटियंस जोन को नेहरू जोन, नेहरू खानदान का जोन, कांग्रेस का जोन बनाकर रखा था, वो लुटियंस दिल्ली अब इन लोगों से मुक्ति चाहती है। क्योंकि पूरे 1947 के बाद से अब तक हमेशा से कांग्रेस के और खासकर नेहरू गांधी परिवार के दिमाग में रहा कि आसपास का जितना पावर सेंटर है, सबके ऊपर कांग्रेस का और हमारे परिवार का कब्जा होना चाहिए। और इसी एजेंडे पर यह आगे चलती रही। 24 अकबर रोड कांग्रेस का दफ्तर होगा, पास में 10 जनपद सोनिया गांधी कब्जा करके रखेगी, उसके बगल में 26 अकबर रोड कांग्रेस सेवा दल का दफ्तर होगा, उसके पास में 5 रायसीना रोड यूथ कांग्रेस का दफ्तर होगा। ये सारे दफ्तर क्या कांग्रेस के लिए ही बुक कर दिए गए थे? पूरी कॉन्स्पिरेसी ऐसी चलाई गई कि नहीं, आसपास के जितने बंगले हैं उन सब पर ऐसे कब्जा करो संस्थानों के आधार पर, या फिर कुछ रेंट ही क्यों ना देना पड़े। कुछ रेंट देने का मतलब ये होता है कि जो कनॉट प्लेस के आसपास के एरिया में एक छोटे से ऑफिस दफ्तर का 10-10 लाख रुपया रेंट है। अगर एक फ्लोर लेते हैं तो उसका रेंट तो 25 से 30 लाख रुपया होगा। 50 लाख रुपए में हिंदुस्तान टाइम्स की इसी बिल्डिंग में एक फ्लोर वर्ल्ड बैंक ने ले रखा था। तो वहां पर आपको 8-10 लाख रुपया रेंट देना पड़ता है और एकड़ वाले बंगले मिल जाते हैं, 2 एकड़ 3 एकड़ के बंगले। और ये कांग्रेस ने पूरी कॉन्स्पिरेसी की थी। 10 जनपद पर भी नोटिस जाने वाला है। ये 10 जनपद पर सोनिया गांधी ने किस आधार पर कब्जा किया? इतना बड़ा 15,000 स्क्वायर मीटर का ये बंगला, जो प्रधानमंत्री के बंगले से भी बड़ा है, उस पर आपने कैसे कब्जा कर लिया? ये लंबी इतिहास है, एक एक चीजों को देखें। तो 24 अकबर रोड इनको खाली करने का नोटिस दिया गया है। क्यों? क्योंकि आपने इंदिरा भवन बना लिया। आपको पहले ही कहा गया था, और ये 2015 से ही चल रहा था। मोदी की सरकार आने के बाद सुप्रीम कोर्ट का भी डायरेक्शन रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं ना, सुप्रीम कोर्ट का भी डायरेक्टिव रहा है कि ये जो लुटियंस दिल्ली के अंदर पार्टियों के कार्यालय हैं, मुख्यालय बनाए, कार्यालय बनाए अलग अलग पार्टियों के। जो भी नेशनल पार्टी बनती है उसी जगह पर किसी बंगले को अपना दफ्तर बना लेती है। और जो पार्टी का दफ्तर है, पार्टी का ऑफिस है, तो वहां पर तो मीटिंग चलते हैं, भीड़ भाड़ होती है, गाड़ियां आती है, तो उस जगह का ट्रैफिक कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए इनको उस जोन से हटाकर दूसरे जगह पर ले जाए। अलॉट किया गया, इनको भी जमीन अलॉट की गई। और मनमोहन सिंह की सरकार थी, उसी समय से ये वहां पर अपना दफ्तर शिफ्ट करने के लिए पैसे खर्च करते रहे। 250 करोड़ से ज्यादा रुपया खर्च कर दिया कांग्रेस ने इंदिरा भवन के लिए। तो अब 24 अकबर रोड क्यों? 24 अकबर रोड तो आपको खाली कर देना चाहिए। कोई नोटिस का इंतजार ही नहीं करना चाहिए, खुद से खाली कर दो। बगल में 26 अकबर रोड, ये कांग्रेस सेवा दल कौन सा संगठन है, कौन सी जगह है? ये कांग्रेस सेवा दल आपकी अपनी इकाई है। आपने 26 अकबर रोड उसको अलाउड कर दिया, और उसके बाद धीरे धीरे 12.3 लाख रुपया रेंट पर इसे दिया। 2013 तक ये रेंट ही नहीं दिया गया था। कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी, उसके बाद भी रेंट नहीं दिया गया। इसके खिलाफ नोटिस जारी किया गया था कि 35 करोड़ रुपया आपके ऊपर रेंट है, लेकिन ये रेंट नहीं दे रहे। फिर इसके ऊपर नोटिस जारी किया गया कि रेंट वेंट की बात छोड़ो, अब आपका खत्म होता है, ऑफिस ही यहां से हटाओ।
लेकिन फिर भी अभी ऑफिस पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। इनका एक ही राग होता है कि कांग्रेस को परेशान करने की कोशिश की जा रही है। फिर इंडियन यूथ कांग्रेस, ये 5 रायसीना रोड, ये कौन सा आपका आधिकारिक बंगला है जो आप 5 रायसीना रोड पर आपने एक बंगले को कन्वर्ट कर दिया इंडियन यूथ कांग्रेस को? क्या पूरे देश में जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, चाहे नेशनल पार्टी ही क्यों ना हो, लेफ्ट विंग की नेशनल पार्टियां, सीपीआई सीपीएम भी रही है, भारतीय जनता पार्टी भी रही, उसके बाद अब तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी भी रही, बसपा भी नेशनल पार्टी रह चुकी है, एनसीपी भी नेशनल पार्टी रह चुकी है। तो ये सारी नेशनल पार्टियों के यूथ विंग के लिए क्या उस जोन में कोई दफ्तर आपने दिया? आपकी सरकारें थी, एक भी दफ्तर अलाउड नहीं किया, तो फिर 5 रायसीना रोड आपके पास क्यों होना चाहिए इंडियन यूथ कांग्रेस के नाम पर? इन लोगों ने सारे बंगलों पर कब्जा किया। इसी तरीके से कोई राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद रहा, उसके बाद उसको वहां से हटा दिया गया और फिर उसको वार रूम में कन्वर्ट कर दिया गया, कांग्रेस के किसी चुनाव के लिए कार्यालय बनाया गया और फिर उसे दफ्तर ही बना दिया गया। ये अलग अलग क्षेत्रों में इन लोगों ने किया और इस तरह से रेसिडेंशियल इलाके जो इनके थे, जो इनके खानदान के लोग रहे, उसके ऊपर भी कब्जा कर लिया। जितने घर बंगले थे उसी तरह का कब्जा किया, अलग अलग कॉन्स्पिरेसी करके। जवाहरलाल नेहरू 3 मूर्ति भवन, वहां पर वो रहे, 16 साल तक रहे, लेकिन उनकी मौत के बाद उसी जगह पर प्रधानमंत्री म्यूजियम एंड लाइब्रेरी अभी है, उसे नेहरू म्यूजियम एंड लाइब्रेरी क्यों कर दिया गया? नेहरू म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के नाम पर उसे संरक्षित किया गया। नहीं, अब ये जवाहरलाल नेहरू के लिए रिजर्व हो गया। अगर उसे, उस जगह को जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री रहते हुए यूज कर रहे थे, तो फिर आगे के प्रधानमंत्री के लिए क्यों नहीं रखा गया? लेकिन नहीं, उस जगह को रिजर्व कर दो और उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री बने प्रधानमंत्री। जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने तो वो अगर 3 मूर्ति में रहना चाहते उनसी जगह पर रहते, क्योंकि प्रधानमंत्री का ऑफिशियल रेसिडेंट रहा था, लेकिन वहां पर नहीं रखा गया, एक सफदरजंग लेन में भेज दिया गया। उनकी मौत हुई तो आप उस जगह को लाल बहादुर शास्त्री म्यूजियम, लाइब्रेरी कुछ भी बना सकते थे, मेमोरियल बना सकते थे। उनका मेमोरियल तो अलग बनाया गया, लेकिन वही एक सफदरजंग लेन जहां पर ये इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रहने के बाद रही, लंबे समय तक वो प्रधानमंत्री रही, उस जगह पर रही, लेकिन जब इंदिरा गांधी की मौत होती है तो वही एक सफदरजंग लेन को फिर इंदिरा गांधी मेमोरियल बना दिया गया। इंदिरा गांधी के नाम से उसे रिजर्व कर दिया गया कि नहीं, अब यहां दूसरे को नहीं रखा जाएगा, क्योंकि रखा जाएगा तो कोई और प्रधानमंत्री रहेगा और उसके बाद इंदिरा गांधी का नाम खत्म हो जाएगा। हमारे खानदान के जितने प्रधानमंत्री हैं उनके नाम से एक बड़ा सा स्मारक तो होना चाहिए और उसी पावर सेंटर के इर्द गिर्द होना चाहिए। राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, राजीव गांधी तो 7 लोक कल्याण मार्ग में रहते थे, उस जगह पे प्रधानमंत्री रहते हुए जब ये चुनाव हार गए तो उसके बाद ये विपक्ष के नेता बन गए, राहुल गांधी की तरह नेता प्रतिपक्ष। वैसी स्थिति में इन्होंने 10 जनपद में अपने आप को शिफ्ट किया, लेकिन 10 जनपद में जाने के बाद राजीव गांधी की मौत होती है 1991 में। ये सोनिया गांधी क्या थी? राजीव गांधी की मौत के बाद सोनिया गांधी कांग्रेस की मेंबर तक नहीं थी, लेकिन फिर भी कौन से पूर्व प्रधानमंत्री की विधवा को इतना बड़ा बंगला दिया जाता है जो प्रधानमंत्री के बंगले से भी बड़ा हो, 14,000 स्क्वायर फीट और इधर 15,000 स्क्वायर फीट? इतना गैप है। 10 जनपद को इन लोगों ने सजाया संवारा और उसके बाद ये सोनिया गांधी वहां जमकर बैठ गई, पावर सेंटर बना के रख ली। कांग्रेस का मेंबर हो या ना हो, लेकिन कांग्रेस के पावर सेंटर तो सोनिया गांधी ही थी, कांग्रेस के अध्यक्ष कई बने। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी तो इसलिए न उन्हें वहां से हटा सके और न वहां पर सोनिया गांधी के लिए कुछ बेहतर व्यवस्था कर सके, लेकिन उन्हें छेड़छाड़ नहीं किया। उसके बाद भी जब सोनिया गांधी ऑफिशियली कांग्रेस से जुड़ी, 53 दिनों के अंदर कांग्रेस के अध्यक्ष बन गई, फिर तो नेशनल पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट आपको एक बंगला चाहिए ही। वो बंगला 10 जनपद का कब्जा कर लिया, अब उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। पार्लियामेंट्री पार्टी लीडर हैं ये, पार्लियामेंट्री पार्टी लीडर। उसके बाद साथ में आप कभी कैबिनेट मिनिस्टर नहीं रहे, आप केवल सांसद रहे, तो इस आधार पर इतना बड़ा बंगला आपको क्यों मिलना चाहिए? लेकिन मिलेगा, क्योंकि ये अरविंद केजरीवाल का जो शीश महल है उससे कम लग्जरियस सुविधाएं नहीं है। ये जब 2013-14 में, इससे पहले एक आरटीआई किया गया था, देवाशीष भट्टाचार्य ने किया था।
ये आरटीआई में कहा गया कि 10 जनपद पर कितना कितना कैसे कैसे खर्च किया गया है, ये आप 10 सालों का रिकॉर्ड दीजिए। लेकिन 2010 के बाद से रिकॉर्ड दिया गया, 2011-12 में 7 लाख रुपए खर्च किए गए केवल बिजली की फिटिंग और मेंटेनेंस के ऊपर। 2012-13 में उसके ऊपर 3.5 लाख खर्च किए गए। लेकिन उससे भी ज्यादा चुनाव से ठीक पहले इन लोगों को लग रहा था 2014 के चुनाव में क्या होगा, क्या मनमोहन सिंह या कांग्रेस रिपीट कर पाएगी। उससे पहले अगर रिपीट नहीं कर पाई तो 10 जनपद तो फिर से हमें अपने खर्चे से चलाना पड़ेगा, बेहतर करना पड़ेगा। तो उसके बाद इन लोगों ने क्या किया कि 2013-14 में 10 जनपद में बिजली फिटिंग से लेकर मेंटेनेंस के लिए 51 लाख रुपए खर्च किए। मतलब 5-6 सालों में आप एक बंगले में 61 लाख से ज्यादा रुपए खर्च करते हो। बना बनाया बंगला है, उसमें रिनोवेशन का काम सिर्फ आपको करवाना था। अरविंद केजरीवाल का वही 50 लाख रुपया खर्च किया और ये कहा गया शीश महल है, शीश महल है। शीश महल बनाया केजरीवाल ने, लेकिन क्या सोनिया गांधी के शीश महल के बारे में कभी चर्चा होती है कि आप 2-4 साल के अंदर ये 61 लाख रुपया किस बात के लिए खर्च कर रहे हो? रंग रोगन करवाने के लिए। ये राहुल गांधी तो दीपावली में पुताई करवाते हैं तो वीडियो बनाकर बाहर में डालते हैं कि हम अपने खर्चे से करवा रहे हैं कि सरकार के खर्चे से करवा रहे हैं। लेकिन फिर भी 10 जनपद पर अभी भी कब्जा जमाए हुए हैं। नोटिस तो उनको भी जाने वाला है कि ये सोनिया गांधी कौन सी अभी कोई ऐसे पद पर हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनको एक बंगला मिलना चाहिए। राज्यसभा में एलओपी है, फिर भी एक बंगला तो कॉमन मिलेगा ही। लेकिन सोनिया गांधी पार्लियामेंट्री पार्टी का लीडर, किसी भी पार्टी के पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर के तौर पर किसी को बंगला अलाउड नहीं होता। तो उसके बाद तो आप क्या हो? आप संसदीय दल के नेता के अलावा एकमात्र सांसद हो, उसमें भी राज्यसभा से गए हो। तो ऐसे में राज्यसभा सांसद को ये टाइप 8 का इतना बड़ा बंगला किस आधार पर दिया जाएगा? नोटिस तो इसके पास भी जाएगी। ये सोनिया गांधी का पीएस हुआ करता था विंसेंट जॉर्ज, और वो पीएस, उसे भी बड़ा बंगला चाहिए था। उसने चाणक्यपुरी में एक बंगला बुक किया और उसके बाद कांग्रेस के खाते में डाल दिया सरकार इन लोगों की। विंसेंट जॉर्ज को भी बंगला दे दिया गया। अब उसको वही नोटिस भेजा गया है। ये सिर्फ और सिर्फ 24 अकबर रोड की बात नहीं है। पूरे लुटियंस दिल्ली के अंदर कांग्रेस ने जिस तरीके से सारे बंगलों पर कब्जा किया और अलग अलग क्षेत्रों में इसने नेहरू गांधी परिवार के नाम पर यह विरासत बनाकर रख दिया कि नहीं नहीं इन्हीं का नाम सामने आएगा। मोदी ने कुछ जगह पर तो तोड़ फोड़ कर दिए। 3 मूर्ति भवन में ये जवाहरलाल नेहरू म्यूजियम एंड लाइब्रेरी को प्रधानमंत्री म्यूजियम एंड लाइब्रेरी कर दिया। अब इंदिरा गांधी मेमोरियल को खत्म करना है, क्योंकि आपके मेमोरियल के लिए इतना एकड़ का बंगला सुरक्षित नहीं रखा जा सकता कि 4 किताबें, 4 टेबल, 4 कुर्सी, इस पर इंदिरा गांधी बैठती थी, ये किताबें पढ़ती थी, ये ड्राइंग रूम था, ये लिविंग रूम था, ये बेडरूम था। ये देखने के लिए लोग जाएंगे वहां पर और उसमें करोड़ों रुपए का सरकार का नुकसान होता रहे। ये सारे जो दफ्तरों पर, कार्यालयों पर, बंगलों पर कब्जा करके रखा है, अब उसमें इनसे हटाने के लिए कवायद शुरू हो चुकी है। अब कांग्रेस छटपटाती रहे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी रोते तड़पते रहे, ये नोटिस वापस नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट जाओ या फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाओ, जहां जाना है चले जाओ। कानून आपके खिलाफ है, इसलिए कानून के खिलाफ जाकर आपके समर्थन में कोई फैसला नहीं आ सकता। अब अगला नंबर जो है वो 10 जनपद का भी लग सकता है। साथ ही सर, आज जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी सरकार की तरफ से, राहुल गांधी ने उस बैठक से दूरी क्यों बनाई? वो अमित शाह की बैठक, पार्टी के नेताओं की बैठक, वहां पर राहुल गांधी जाकर क्या बोलेंगे? क्योंकि राहुल गांधी को चाहिए ऐसा प्लेटफॉर्म जहां रोक टोक करने के बाद हम विक्टिम कार्ड खेल सके। उसका लाइव प्रसारण तो होता नहीं। ये लोकसभा में अगर चर्चा की बात होती तो ये खड़े होते और अपना एजेंडा रख देते। लेकिन जब सर्वदलीय बैठक हो रही है, उस कमरे के अंदर एक्सेस लिमिटेड है, एक वार लाइक सिचुएशन क्रिएट हो गया है भारत के लिए भी, और इस क्राइसिस के दौर में भारत की क्या भूमिका है इस पर चर्चा करनी है। तो ये राहुल गांधी जाकर क्या करेगा? राहुल गांधी जाएंगे, अगर इनके मुंह से कुछ निकल गया जो संसद के अंदर निकलता है, जो प्रोटेस्ट करने के निकलता है, वो डाटा तो इनके पास है नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया है पेट्रोलियम का भंडार सुरक्षित है, गैस का भंडार सुरक्षित है, हमारे लिए पैसेज मिल रहा है, इसलिए क्राइसिस नहीं है। हाँ, छोटी मोटी कमी को क्राइसिस नहीं कहा जा सकता कि थोड़ा फ्लिप फ्लॉप होता है ऐसे सिचुएशन में। तो इसलिए राहुल गांधी को लगा
कि सारे लोगों के सामने बेइज्जत होने से बेहतर है, क्योंकि दूसरी पार्टियां जो रीजनल पार्टियां भी है उन लोगों को इससे कोई लेना देना नहीं है कि ऐसे सिचुएशन में भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री मोदी या अमित शाह को गालियां ही देते रहे। उन लोगों को सामान्य समझौते और सामान्य तरीकों से वो देश के साथ खड़े होने की कोशिश करते हैं, राहुल गांधी के अलावा। तो ये सोचे कि चलो छोटे मोटे नेताओं को, मुकुल वासनिक को भेज देते हैं, ये हैंडल कर लेंगे। अगर बंद कमरे की मीटिंग में सरकार के पीठ भी थपथपा दें तो हमारे ऊपर तो नहीं आएगा, इसलिए ये मीटिंग से बाहर रहे। और अभी सर्वदलीय मीटिंग होगी तो उसके बाद पता चलेगा कि राहुल गांधी मैसेंजर की भूमिका में होंगे। क्या मीटिंग में हुआ उस पर प्रतिक्रिया जरूर करना है, लेकिन मीटिंग में, संसद के अभिभाषण में, संसद की कार्रवाई से ये दूर रहेंगे। जहां इन्हें लगेगा मेरा एजेंडा फुलफिल होने वाला है वहीं पर ये जा सकते हैं। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो कांग्रेस पार्टी फिलहाल अपने दफ्तर को बचाने के लिए रणनीति बना रही है, पर कांग्रेस की रणनीति फेल होती ही नजर आ रही है। फाइनल नोटिस जारी किया जा चुका है और अब कांग्रेस को अपना दफ्तर खाली करना ही होगा। तो वहीं पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के बीच में केंद्र सरकार ने जो सर्वदलीय बैठक बुलाई उसमें राहुल गांधी को जाना चाहिए था। विपक्ष के नेता के रूप में भी राहुल गांधी की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो उसमें शामिल होते और अपनी बात रखते, पर राहुल गांधी कितने गैर जिम्मेदार है ये बात भी अब एक बार फिर से साफ हो चुकी है। तो आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।